Hello friends, welcome in our YouTube channel Evergreen W Classes। तो जैसा कि हम लोग अपना सीरीज चला रहे थे एलपी एंड जेई सीबीटी 2 के लिए इन्वायरमेंट का सीरीज। और कल हम लोगों का एलपी सीबीटी 2 का एग्जाम है। तो जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड 2019 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम लोग आज उसका डिस्कशन करेंगे। जितने भी 2019 के पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। और शुरू करते हैं आज का सेशन। और आप लोग जरूर देखें और देख करके जाएं ताकि थोड़ा आइडिया लगे कि इन्वायरमेंट से कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए तो आज अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर रिलीज्ड व्हाइल बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स आर। मतलब कि जब हम जीवाश्म ईंधन को जलाने पर निकलने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या है। कि जब हम कोई भी फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं तो उससे जो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर रिलीज हो रहा है, तो ये किस नेचर के होते हैं, किस नेचर के ऑक्साइड्स होते हैं, ये हमें बताना है। तो ये जो होते हैं, ऑप्शन हमारा है कि ये एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड, या फिर सिल्वर ऑक्साइड होते हैं, या क्षारीय ऑक्साइड होते हैं, अल्कलाइन ऑक्साइड, या फिर कॉपर ऑक्साइड होते हैं। तो ये जो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर रिलीज होते हैं जब हम कोई भी जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं, तो ये जो ऑक्साइड्स है ये किस नेचर के, एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। तो हमारा जो ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछे जा रहे हैं इन्वायरमेंट से, तो अगर थोड़ा सा ध्यान दे करके अगर आप सॉल्व करने जाएंगे क्वेश्चन तो आराम से बनेंगे। तो एग्जाम में एकदम हड़बड़ाना नहीं है, अपने दिमाग को शांत रखना और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है substances that are broken down by biological process are said to be। जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित होने वाले पदार्थों को कहा जाता है। मतलब कि ऐसे कोई भी सब्सटेंस अगर वो बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू उसे तोड़ा जा रहा है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। और अगर हम हिंदी से बात करें तो जो जैविक प्रक्रिया द्वारा, वैसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रिया द्वारा हम उसे विघटित कर सकते हैं, इट मीन्स कि तोड़ सकते हैं, तो ऐसे जो पदार्थ है उन्हें क्या कहा जाता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल। कि बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं वो हो गए जैसे आपके प्लांट्स हो गए, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया। इट मीन्स कि नेचुरल नेचुरल सब्सटेंसेस जितने भी होते हैं, नेचुरल सब्सटेंस, नेचुरल सब्सटेंस जो होते हैं, इन्हें क्या है कि इन्हें बैक्टीरिया जो होता है या डिकम्पोजर जिसे हम बोलते हैं कि इसे डिकम्पोज कर सकते हैं। और कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसे हम डिकम्पोज कर सकते हैं, बैक्टीरिया डिकम्पोज कर सकता है, उसे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहा जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर होगा, वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। जैसे अब अभी हम लोग बात किए कि फॉसिल फ्यूल्स के जलाने पर जो ऑक्साइड्स मिलते हैं हम लोगों को, तो अब जानेंगे कि जो फॉसिल फ्यूल्स है वो किस काइंड का सोर्स ऑफ एनर्जी है। कि जीवाश्म ईंधन जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो किस तरह के ऊर्जा के स्रोत है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि फॉसिल फॉसिल फ्यूल्स होते क्या है। तो फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो उन्हें कहा जाता है जो हमें प्राप्त होता है। ये एक तो नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त होता है। ये क्या होता है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, मतलब परतदार जो चट्टानें होती हैं, उनके बीच क्या होता है कि जो एनिमल्स और प्लांट्स उसमें डेड हो जाते हैं और दब के डेड हो जाते हैं, और बहुत सालों तक उसमें दबे हुए रहने की वजह से वो डिफरेंट काइंड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स का फॉर्म लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो पेट्रोलियम का हो गया और नेचुरल गैसेस का हो गया। तो ये फॉसिल फ्यूल्स इसे ही कहते हैं कि फॉसिल्स के दबने के वजह से जो फ्यूल्स जनरेट होता है वो फॉसिल फ्यूल कहलाता है। तो ये जो फॉसिल फ्यूल्स है हमारा, वो किस काइंड का सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब किस तरह का स्रोत है। तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो है वायु। क्या ये एयर का स्रोत है, ये सोलर है, नवीकरणीय रिन्यूएबल है, या फिर गैर नवीकरणीय मतलब नॉन रिन्यूएबल। तो ये हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि ये नॉन रिन्यूएबल है, गैर नवीकरणीय। तो अब हम समझेंगे कि नॉन रिन्यूएबल आखिर क्यों है, कि इसे नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है।
तो ऐसा कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी जिसे हम फिर से बना नहीं सकते हैं, अगर ये एक बार समाप्त हो गया, उसे हम यूज़ कर लिए, तो वो हमेशा के लिए खत्म ही हो गया। तो जैसे पेट्रोलियम जो है, अभी हम लोग पेट्रोलियम लगातार निकाल रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसे रिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो इसे ही कहा जाता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड गैर नवीकरणीय। और जिसे हम फिर से रिन्यू कर सकते हैं, उसे कहा जाता है नवीकरणीय या फिर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हम इसका इसका एग्जांपल देखें, तो आपका जो सोलर एनर्जी होता है, जो हमें लाइट से मिलता है, तो सोलर एनर्जी तो हमेशा हमेशा अवेलेबल होता है। तो ये सोलर एनर्जी जो हो गया, ये हो जाएगा सोलर एनर्जी। एंड विंड एनर्जी, इसी तरह के जितने भी ये सब है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। एंड नॉन रिन्यूएबल में फॉसिल फ्यूल्स जैसे पेट्रोल, कोल, तो ये सब जो है फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं, और ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है, which is the physiological adjustment by an organism to environmental change, कि जो पर्यावरण परिवर्तन के लिए किसी जीव द्वारा किया जाने वाला शारीरिक समायोजन क्या कहलाता है। कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, वो अपना फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट, मतलब कि बॉडी का जो एडजस्ट करती है इन्वायरमेंट चेंज के दौरान, अपने बॉडी को भी उसी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ढालता है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है, यहाँ पे हो जाएगा एक्लिमेशन, अनुकूलन। कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे कोई टेम्परेचर चेंज हो रहा, तो उसके अकॉर्डिंग जो अपने बॉडी को बैलेंस करता है, उसे कहा जाता है एक्लिमेशन, अनुकूलन। तो हम ऑप्शन ए देखेंगे कि हमारा क्या है, बायो एक्यूमुलेशन, जैव संचय। तो बायो एक्यूमुलेशन होता है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में, जैसे फॉर एग्जांपल फिश में, अगर जैसे डीडीटी चला गया या कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस गया, उसके बाद फिर जब वो दूसरी मछली आएगी या दूसरा जनरेशन आएगा, तो उसमें क्या होगा कि वो एक्यूमुलेट होगा ऑलरेडी, और जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होगा वो उसमें उसका लेवल बढ़ेगा, और इसी तरह जनरेशन बाय जनरेशन, मतलब ट्रांसफर होता रहेगा, तो उसे कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। एंड बायो रेमेडिएशन हो जाता है कि जो हमारा एयर पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन जो कॉज करता है, उसका उपचार करना ही, वो भी ये जैव के द्वारा। इट मीन्स कि बैक्टीरियल उपचार जो होता है, उसे बायो रेमेडिएशन कहा जाता है। और को जनरेशन मतलब सह उत्पादन, की एक साथ दो चीजों का उत्पादन करना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट, इट मीन्स शारीरिक समायोजन, तो ये हो जाएगा एक्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following gases is a highly poisonous, odorless, tasteless and colorless gas, कि इनमें से कौन सा है जो बहुत ही अत्यधिक जहरीला है, गंधहीन है, स्वादहीन है और रंगहीन गैस है। ऑप्शन ए हमारा जो है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी इज मीथेन एंड ऑप्शन डी इज कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। आपने सुना होगा कि कहा जाता है घरों में कि आग जला करके नहीं सोना चाहिए, तो इसका क्या रीजन है। क्योंकि क्या होता है, जैसे अगर हम आग जला करके सोते हैं और रूम पैक कर देते हैं, तो उससे जो रिलीज हो रहा होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रहा होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो हीमोग्लोबिन के लिए बहुत ही ज्यादा एफिनिटी शो करता है। ये ऑक्सीजन से ज्यादा एफिनिटी शो करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब हम सांस लेते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाता है, और ऑक्सीजन के लिए जगह नहीं बचता। फिर ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाता, उसके बाद उसका ट्रांसपोर्ट नहीं होता, जिसके वजह से क्या होता है कि दम घुट करके इंसान का डेथ हो जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो बहुत ही हाईली पॉइजनस माना जाता है, और ये गंधहीन भी होता है, और कोई इसका टेस्ट भी नहीं होता और ऑर्डर भी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज अ कलरलेस, कि कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, फ्लेमेबल, ज्वलनशील होता है एंड हाईली टॉक्सिक गैस, और अत्यधिक जहरीली गैस होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्सिन। आर्सिन जो है वो बहुत ही हाईली टॉक्सिक होता है, और आर्सिन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है AsH3।
ASH3 जो है ये इसका फॉर्मूला होता है और ये यूज होता है यूज्ड इन द सेमीकंडक्टर सेमी कंडक्टर एंड ये ऑल्सो यूज होता है मेटल रिफाइनरी इंडस्ट्रीज वगैरह में भी आर्सिन का यूज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोग जान ही रहे हैं कि ये हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है और ग्रीन हाउस गैसेस भी जाना जाता है। ये मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैसेस से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला सवाल है वो है dash are a subset of air pollution that refers to the tiny particles suspended everywhere in our atmosphere. It means कि इनमें से कौन सा जो है कि वायु प्रदूषण का एक उप समूह है जो हमारे वायुमंडल में हर जगह निलंबित छोटे कणों को संदर्भित करता है। तो ऐसा एयर पॉल्यूशन का कौन सा सबसेट है जो कि बहुत ही उसके माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये जो होता है एरोसोल्स जो होते हैं, एरोसोल्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ये एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को ही बोला जाता है एरोसोल। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज whenever the noise level exceed the standard exposure to noise protection should be taken first। कि जब भी शोर का स्तर मानक से अधिक हो जाए तो शोर के संपर्क में आने पर सबसे पहले सुरक्षा करनी चाहिए। कि अगर हमारे आसपास बहुत ज्यादा नॉइज हो जाए तो हमें सबसे पहले किस चीज का सुरक्षा करना चाहिए। तो ये तो एकदम बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, कोई भी आप लोग आंसर कर सकते हो कि इसमें कानों का सुरक्षा करना चाहिए। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा ईयर्स वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड रेडियम। कि कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिस्कवर्ड किया रेडियम जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने रेडियम एक जो कि एक रेडियो धर्मी तत्व है उसकी खोज की। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा मैरी क्यूरी और इसके साथ ही थे एक एंड पियरे करके एक साइंटिस्ट है जो कि ये दोनों एक साथ जॉइंटली इसको ढूंढे थे रेडियम को। और रेडियम का जो सिंबल है एलिमेंटल सिंबल वो आर ए है एंड इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 88 है। और ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मतलब कि इससे कुछ रेडियो एक्टिव सब रेज निकलते हैं, इसीलिए इसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन बी हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट का क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस है कि अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ रिवीजन करने का जरूरत है तो हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है इन्वायरमेंट का, आप विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल को और उनमें से जो क्वेश्चन करवाए गए हैं वो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि डैश अफेक्ट्स द एटम्स इन लिविंग सेल्स एंड देयर बाय डैमेजेस देयर जेनेटिक मटेरियल। हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, डीएनए है जो है जेनेटिक मटेरियल है। तो जीवित कोशिकाओं में परमाणुओं को प्रभावित करता है कि इनमें से कौन सा है जो कि जो हमारा लिविंग सेल्स है उसे डैमेज करता है और नुकसान पहुंचाता है सेल्स को, खास करके डीएनए को। ऑप्शन ए हमारा है बेंजीन वेपर, बेंजीन वाष्प। ऑप्शन बी आयोनाइजिंग रेडिएशन। ऑप्शन सी इज क्लोरोफॉर्म एंड ऑप्शन डी इज क्लोरीनेटेड वाटर। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होता है ये एक हार्मफुल रेडिएशन है और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी अगर कांटेक्ट में आ जाए लिविंग सेल्स के तो वो सेल्स को डेड कर देता है, उसे डैमेज कर देता है। और डीएनए को जैसा कि हम जानते हैं ये एक जेनेटिक मटेरियल है कि ट्रांसफर करता है कैरेक्टर को पेरेंट्स टू चाइल्ड, इसीलिए इसे जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और हमारा जो अगला सवाल है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट अ मेजर ग्रीन हाउस गैस दैट कॉजेज क्लाइमेट चेंज। कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो होते हैं वो क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इनमें से कौन सा है जो कि
ग्रीन हाउस गैसेस में इन्वॉल्व नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेजर रोल प्ले करता है ग्रीन हाउस गैसेस में, तो ये तो है। मीथेन जो है उसके बाद मेजर रोल प्ले करता है। सबसे पहला जो रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमारा ग्रीन हाउस गैसेस में नहीं आता है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ केमिकल्स कैन डैमेज द ओजोन लेयर, कि इनमें से कौन सा क्लास का केमिकल्स है जो कि ओजोन लेयर को डैमेज करता है, कि कौन सा रसायन वर्ग है जो कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ओजोन लेयर है वो एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है, सबसे ये स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर होता है उसमें पाया जाता है ओजोन लेयर, और ये प्रोटेक्ट करता है यूवी रेडिएशन से। और यूवी रेडिएशन जो कि हम लोगों के लिए बहुत हार्मफुल होता है, एनिमल्स के लिए, इससे कॉज होता है स्किन कैंसर वगैरह। तो इससे प्रोटेक्ट जो करता है वो होता है ओजोन लेयर। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ओजोन लेयर जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है, और इसका क्या रीजन है, इसे कौन डैमेज कर रहा है, तो ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये रिलीज होता है जो कूलेंट सब्सटेंसेस होते हैं उससे रिलीज होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जैसे कि एसी से रिलीज होता है सीएफसी एंड इसे कहा जाता है सीएफसी। एंड कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ दिया जाता है कि सीएफसी का फुल फॉर्म बताए, तो ये हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। रेफ्रिजरेटर से रिलीज होते हैं सीएफसी, तो सीएफसी है जो कि ओजोन लेयर को डैमेज कर रहा है धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओजोन एट द हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ विच मॉलिक्यूल। जो ओजोन है वो भी एटमॉस्फेयर के हायर लेवल में, तो ये किसका प्रोडक्ट होता है, कि वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन अणु जो होते हैं वो किसका उत्पाद है, तो ये उत्पाद है ऑक्सीजन का उत्पाद होता है। यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन पर कार्य करने वाली यूवी विकिरण। तो ये किस तरह से काम करता है कि जब ये हम बात करते हैं हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर मतलब उच्च स्तर पर, तो वायुमंडल का उच्च स्तर, तो वहां पे O2 के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे ये यूवी रेज पड़ता है, यूवी रेज, और ये इसको तोड़ देता है O+O के फॉर्म में। उसके बाद ये O जो होता है ये सारे गैसियस फॉर्म में होते हैं, और ये जो O होता है फिर रिएक्ट कर जाता है O2 के साथ। ये O रिएक्ट कर जाता है जो वहीं पे प्रेजेंट O2, और इसके साथ कंबाइन होकर के बना देता है ये O3, और O3 जो है ये है ओजोन, और इसी का लेयर को कहा जाता है ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर जो है वो धीरे धीरे डैमेज हो रहा है ड्यू टू द सीएफसी, और इसी के लिए एक प्रोटोकॉल चलाया गया था ओजोन ये कि डे ओजोन प्रोटेक्शन डे 16 सितंबर को होता है। 16 सितंबर, ये ध्यान में रखना है, 16 सितंबर ओजोन प्रोटेक्शन डे। और ये इस दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसके लिए ओजोन लेयर जो डिग्रेड हो रहा उसके लिए इसी तारीख को मॉन्ट्रियल में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। मॉन्ट्रियल में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसे नाम से जानते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो किससे रिलेटेड है, तो ये ओजोन से रिलेटेड है, मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये जो प्रोटोकॉल बना था ये इसी दिन बना था, और इसीलिए 16 सितंबर को ही ओजोन प्रोटेक्शन डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इन बातों को ध्यान में रखना है। ये जितने भी ये इसका इस जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं ये सारा पीडीएफ के फॉर्म में आपको अवेलेबल मिलेगा। हमारे ये जो एवरग्रीन डब्ल्यू क्लासेस का चैनल है वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, और टेलीग्राम में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, और ये जो लिखे गए हुए हैं वो पूरा रिकॉर्ड पीडीएफ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज डिफाइंड एज समथिंग दैट कैन डायरेक्टली कॉज कैंसर, कि इनमें से कौन सा है जो कि डायरेक्टली कैंसर कॉज कर सकता है। दिस कैन बी अ केमिकल सब्सटेंस, और ये एक केमिकल सब्सटेंस भी हो सकता है, और एक वायरस भी हो सकता है, और कोई रेडिएशन भी हो सकता है। मतलब इनमें से किसको ऐसी चीज के रूप में परिभाषित किया जाता है जो सीधे कैंसर का कारण बन सकती है, और यह एक रासायनिक पदार्थ, वायरस या विकिरण हो सकता है, तो इसे कार्सिनोजेन कहा जाता है। कार्सिनोजेन जो होता है, कार्सिनोजेन को डिफाइन किया जाता है
कि ये कॉज कर सकता है, मतलब कि एजेंट ऑफ कैंसर को कहा जाता है कार्सिनोजेन। एजेंट ऑफ कैंसर इज कॉल्ड कार्सिनोजेन। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि कौन सा एजेंट है कैंसर का, तो ये कार्सिनोजेन को कहा जाता है एजेंट ऑफ कैंसर। तो हमारा जो ऑप्शन ए हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है हेनरी कैवेंडिश डिस्कवर्ड इन 1766, कि हेनरी कैवेंडिश ने किसका खोज किया था 1766 में, 1766 में किसका खोज किया था हेनरी कैवेंडिश ने? तो इन्होंने खोज किया था हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन एलिमेंट जो है उसका खोज किया था हेनरी कैवेंडिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the radiation has limited penetration ability and is usually stopped by clothing, कि इनमें से किसका विकिरण की प्रवेश क्षमता सीमित होती है और आमतौर पर कपड़ों द्वारा रोक दी जाती है? तो ऑप्शन है हमारा है वो है न्यूट्रॉन, ऑप्शन बीटा रे, ऑप्शन सी इज गामा रे एंड ऑप्शन डी इज अल्फा रे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अल्फा रे जो होता है, अल्फा रे, इसका जो पेनिट्रेशन पावर होता है वो सबसे कम होता है, लिमिटेड पेनिट्रेशन एबिलिटी होता है। अगर हम इसके आगे कोई शीट्स डाल दें तो फिर क्या होता है कि वो रुक जाता है, वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। Next question is green and yellow vegetables in our diet mostly provide us which element as food? हम लोग अपने डाइट में जरूर से जरूर वेजिटेबल ऐड करते हैं, तो जो ग्रीन और येलो मतलब हमारे आहार में अधिकतर हरी और पीली सब्जियां हमें भोजन के रूप में कौन सा तत्व प्रदान करती हैं? तो कि बोला जा रहा है कि हम लोग जो फूड खाते हैं उनमें बहुत सारे वेजिटेबल्स जो ग्रीन होते हैं या येलो होते हैं, तो वो हमें कौन से एलिमेंट प्रोवाइड करवाते हैं? क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट जो हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं वो हमें बाहर से लेने होते हैं, और वो हम वेजिटेबल्स के थ्रू लेते हैं या पल्सेस के थ्रू लेते हैं। तो जो वेजिटेबल्स के थ्रू लेते हैं उनमें से कौन सा एलिमेंट होता है? ऑप्शन हमारा जो है वो है कॉपर, पोटेशियम, सोडियम एंड जिंक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एलिमेंट इज मोस्टली प्रोवाइडेड बाय ग्रेन्स, नट्स एंड चॉकलेट्स इन आवर डाइट, कि हमारे आहार में कौन सा तत्व अधिकतर अनाज से, मेवे से और चॉकलेट से मिलता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सारे एलिमेंट हमारे बॉडी में जनरेट नहीं होते, खुद से नहीं बनते, हमें बाहर से डाइट के थ्रू लेने होते हैं। तो इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि मोस्टली मिलता है? ऑप्शन हमारा है जिंक, आयोडीन, क्लोराइड और कॉपर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉपर मिलता है हमें। Next question is breathing in about 900 parts of in a million parts of air for a short time causes fatigue, dizziness and headache, कि हवा के 10 लाख भागों में से लगभग 900वां भाग को थोड़े समय के लिए सांस लेने से थकान, चक्कर आना और सिर दर्द होता है। तो वो किसके वजह से होता है? एस्बेस्टस पार्टिकल से, एस्बेस्टस कण के वजह से, कीटनाशक के वजह से, या फिर क्लोरोफॉर्म के वजह से, या आर्सेनिक। तो इतना फास्ट जो होता है कि सोच सकते हैं कि हवा के 10 लाख भाग में से लगभग 900वां भाग को अगर थोड़े से ही समय के लिए सांस ले ले तो उन्हीं में से थकान, चक्कर और सिर दर्द होने लगता है। तो ये जो रीजन होता है वो क्लोरोफॉर्म को सूंघने के वजह से होता है, जिससे फटीगनेस आ जाता है एंड डिजीनेस आता है एंड हेडेक होने लगता है। तो हमारा जो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है व्हाट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया? तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि सबसे पहले जिन्होंने लिविंग सेल देखा था वो थे लिवेनहॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the fiber remaining after the extraction of the sugar bearing juice from sugar cane, कि जब हम गन्ने से शर्करा युक्त रस निकालने के बाद जो बचा हुआ फाइबर है वो क्या कहलाता है? कि सबसे पहले तो जानेंगे कि शुगर केन से हम लोग जब ये शुगर का रस निकाल लेते हैं तो वो जो फाइबर बच जाता है, मतलब कि रेशा जो बचता है, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन है फॉरेज, चारा, कंपोस्ट, खाद, कलेट और बैगेज, जिसे खोई कहा जाता है हिंदी से। तो उसे कहा जाता है, बैगेज ही कहा जाता है, कि जब गन्ने से हम जब रस निकाल लेते हैं तो वो जो बचा हुआ फाइबर है वो कहलाता है खोई और बैगेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज बेस्ट नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्हें जाना जाता है किसके डिस्कवरी के लिए? ऑप्शन हमारा है प्रोटॉन, बैक्टीरिया, एक्सरे और पेनिसिलिन। तो इन्हें जाना जाता है पेनिसिलिन, जो कि एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक। और इन्हें जाना जाता है एंटीबायोटिक के खोज के लिए, जिसका नाम है पेनिसिलिन। इन्हीं के लिए जाना जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। आज का हमारा ये आखिरी सवाल था। और 2019 में इतने ही सवाल बने थे, जितने भी शिफ्ट हुए थे उनमें से इतने ही सवाल बने थे, और सारे सवाल आपके पास मौजूद है। अब आप इसे एक बार रिवाइज कर सकते हैं। और अगर लगे कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो हमारा जो इन्वायरमेंट का सीरीज है आप उसे देख सकते हैं। और कल तो आप लोगों का एग्जाम है एलपी वालों का। और जो जेई के स्टूडेंट हैं, अगर वो चाहते हैं कि इन्वायरमेंट का सीरीज इसी तरह से चलता रहे, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि ये सीरीज चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। और जो जो एग्जाम देने चाह रहे हैं उन लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम दें, माइंड को रिलैक्स रखें और अच्छे से एग्जाम दें। और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट जो इन्वायरमेंट में कुछ नहीं पढ़े हैं, उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है अगर थोड़ा बहुत देख लेते। तो वैसे क्वेश्चंस आप जानते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं और आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए, ऑल द बेस्ट एग्जाम्स के लिए। आज का सेशन यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।